Connecting Telangana. Now question number 361, Shriman Anil Kumar Yadav, Mandadi ji. Mike. Sir, question number 361. Honorable Minister. उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। So first supplementary, Shriman Anil Kumar Yadav, Mandadi ji. धन्यवाद सर। सर, माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में ये बताया कि लगभग 1068 एक्टर्स ऑफ लैंड इज बीन एंक्रोच्ड सर। सर, माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट ऑन रेलवेज 2022-23 में 782 एक्टर्स ऑफ रेलवे लैंड वाज अंडर एंक्रोचमेंट सर। आज भी कई जगह पे एंक्रोचमेंट हो रहा है, खास करके जैसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आसपास जो वारसीगुड़ा, चिलकलगुड़ा और मलकाजगिरी के जो एरिया है, वहां पे जो प्रेशियस लैंड्स है, उस लैंड के अंदर सॉफ्ट एंक्रोचमेंट और हार्ड एंक्रोचमेंट भी हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रेशियस लैंड्स के लिए किस तरह का आप लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। भारत की जो रेलवे नेटवर्क है भारत का, उसमें प्रैक्टिकली पूरे देश में करीब 0.21% लैंड है जो कि एनक्रोचमेंट में है, इलीगल एनक्रोचमेंट में। रेलवे के अगर लैंड का हम पूरा यूटिलाइजेशन देखें तो करीब 80% लैंड रेलवे के जो ट्रैक्स हैं और करीब अनदर 5% लैंड करीब जो रेलवे के ट्रैक्स के बिल्कुल पास में सेफ्टी वाला एरिया होता है, वो सेफ्टी मार्जिन में रहती है। बाकी 15% लैंड है जो स्टेशंस में, कॉलोनीज में, हॉस्पिटल्स में, इन सब में उसका उपयोग होता है। ये बात सही है। बहुत ही एक ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। कई जगह शहरों में इलीगल एनक्रोचमेंट रेलवे की लैंड पे हुए, समय समय पे इस पे एक्शंस भी बहुत सारे लिए गए, लेकिन हर वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ काम किया गया है, क्योंकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वही एनक्रोचमेंट या रेलवे की लैंड के साथ झुग्गियाँ झोपड़ी बना के रहता है। लेकिन जहाँ पर भी संभव हो पाया है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन राज्य सरकारों के साथ मिलकर माननीय चेयरमैन सर लिया गया है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान अनिल कुमार यादव, मंडाडी जी। सर, जैसे माननीय मंत्री जी ने राज्य सरकार के बारे में भी बताया है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, राज्य सरकार ने भी जैसे लैंड एंक्रोचमेंट के लिए एक एक्ट लेकर है जिसका नाम हाइड्रा है। इस हाइड्रा के तहत चलते हुए कई लैंड एंक्रोचमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के लीडरशिप में कई जैसे एंक्रोचमेंट हुए थे पिछले 10 सालों में, उस लैंडों को प्रोटेक्ट करने का काम हाइड्रा कर रहा है, जिसके चलते हुए जैसे कि TNGO जिसके 16 एकर्स लैंड एंक्रोचमेंट हुआ था, उसको भी हाइड्रा ने प्रोटेक्ट किया है। कोंडापुर में 11 एकर्स का लैंड एंक्रोचमेंट हुआ था, उसको भी हाइड्रा ने प्रोटेक्ट किया है। बाजपल्ली और निजामपेट में लगभग 21 एकर्स एंक्रोचमेंट हुआ था, उसको भी हाइड्रा ने प्रोटेक्ट किया है। केवल यही नहीं, काफी वाटर बॉडीज को भी, लेक्स को भी जो भी एंक्रोचमेंट हुआ है, जैसे बतकमा कुंटा अंबरपेट में हुआ है, काफी हाइड्रा ने प्रोटेक्ट करने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह का कोई आप लोग प्रोटेक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन करना चाह रहे हैं? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, रेलवे की लैंड को प्रोटेक्शन के लिए कई अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स जो लिए गए हैं उसमें कंप्लीट रेलवे की कंप्लीट लैंड का डिजिटाइजेशन, उसका प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक लैंड रिकॉर्ड्स का पोर्टल, ईच एंड एवरी प्लॉट ऑफ द लैंड हैज बीन प्रॉपरली मैप्ड और उसको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक उसका प्रिजर्वेशन किया गया है। साथ ही साथ सैटेलाइट से और ड्रोन से लगातार उसका सर्वे भी होता है। तो ओवरऑल फर्दर एनक्रोचमेंट एक सिग्निफिकेंट मात्रा में रुक चुका है। अब जो एग्जिस्टिंग एनक्रोचमेंट है उसके बारे में एक प्रॉपर इनफैक्ट माननीय सांसद महोदय को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कुछ अच्छे उदाहरण भी है। जैसे सूरत में राज्य सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो एनक्रोचमेंट में थे उन लोगों को घर देने का वादा किया। तो वहाँ पर एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन तरीके से, बहुत ही एक अच्छे तरीके से जमीन खाली भी हुई और आगे डेवलपमेंट का काम भी उसमें आगे बढ़ा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ राज्य सरकारों की मदद मिलती है वहाँ पे काम हो पाता है, क्योंकि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार के
लिस्ट में ही आता है, राज्य की लिस्ट में आता है जमीन का मुद्दा। इसलिए हम लैंड के लिए राज्य सरकारों के साथ ही काम करते हैं, चाहे डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे एनक्रोचमेंट रिमूवल के लिए हो, हर एक विषय में उसमें राज्य सरकार के साथ मिलकर ही काम करते हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजित रंजन जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपके उत्तर में जो अतिक्रमण की जमीन है लगभग 1068 हेक्टेयर है, क्या ये 1068 है या 10,000 है? मुझे कंफ्यूजन है या आंसर में है ये। और दूसरा कि इसमें जो अतिक्रमण आपने दिखाया है, इसमें छत्तीसगढ़ और बिहार में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण के कारण क्या है, और इनमें से कितनी जमीन पर लोगों का बसाव और व्यावसायिक बसाव था? क्या ये सच है कि कुछ रेलवे की जमीन पे 40-40 साल से बसाव और व्यवसायीकरण थे, जो छोटी छोटी दुकानें थे, तो क्या उसके लिए रेलवे वालों ने या गवर्नमेंट ने उनको कहीं अन्य बसाव मुआवजा या उनका व्यवसाय चलते रहे उसके लिए कोई उपाय किए हैं? और इतनी जो आपने जो अतिक्रमण हटाया है, सोलर प्लांट के लिए भी मिनिस्ट्री ने कहा था, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो क्या ऐसी भी अतिक्रमण वाली जमीन है जिसको अतिक्रमण के बाद सोलर प्लांट लगाए गए हैं? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, माननीय सांसद महोदय ने 8 प्रश्न पूछे हैं अपने सप्लीमेंट्री में, तो मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूँगा। एक तो बात सही है कि ये जो संख्या दे रखी है वो सही उत्तर है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, और ये डेटा समय समय पे अपडेट भी किया जाता है और आज सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं। दूसरा, माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न उठाया कि जो छोटे दुकानी हैं उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है, तो ये प्रश्न अभी करीब पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी जगह से आया, क्योंकि उनको जो लीज़ का पीरियड दिया गया था, वो लीज़ का पीरियड जब कंप्लीट हुआ तो उसमें रिन्यूअल के समय में कई जगह से ये विषय आया था और बहुत ही एक संवेदनशीलता के साथ उसको डील किया गया है, क्योंकि बहुत छोटा दुकानी है, उसके लिए अगर लीज़ की कॉस्ट अगर हज़ारों रुपए में आ जाए तो वो संभव नहीं हो पाएगा वहाँ पे अपना गुजारा कर पाए। इसलिए उसको बहुत ही एक संवेदनशील तरीके से उस मुद्दे को सॉल्व किया गया है, और देश में कम से कम 30-40 जगह पे ये प्रॉब्लम आई थी, मेरे स्वयं की जानकारी में आई थी, तो सब जगह पे वो सॉल्व कर दिया गया है। सोलर की बात आई तो सोलर कई जगह लगाया गया, लेकिन सोलर के लिए अगर उसको रियली वायबल करना है तो वायबल करने के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता है। इसीलिए कुछ राज्य सरकारों के साथ मिलके, जैसे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के साथ मिलके 175 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया, बड़ा प्लांट है, और उससे कंप्लीट एनर्जी रेलवे को ग्रीन एनर्जी मिलती है। तो जैसे अभी रेलवे ऑलरेडी 99% से अधिक इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो उसमें यथासंभव राज्य सरकारों के साथ मिलकर जहाँ पर भी ग्रीन एनर्जी मिल सके, जहाँ पर भी न्यूक्लियर एनर्जी मिल सके, जहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, उसका प्रयास लगातार जारी है। फिर माननीय सांसद महोदय ने पूछा कि आगे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि कंटिन्यूसली इसमें विजिलेंस भी है, ध्यान भी रखा जा रहा है, और सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से लगातार इसमें प्रॉपर सर्वे करके वो भी और एनक्रोचमेंट न हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी। Thank you, Chairman sir. At the outset, I welcome the Railway Ministry for taking up regular inspections, demarcation, and periodical verification of railway lands and boundaries which are carried out. But we see, as per your reply, only 98.02 hectares of railway land has been reclaimed out of 1,068 hectares. As you rightly pointed out, you are coming up with the latest innovative technologies. I still would like to know what mechanism exactly is in place for real-time mapping and digital recording of railway lands to prevent fresh encroachments in urban areas can be detected and removed quickly. Whether the ministry identified any safety critical location along busy MMTS and suburban routes in Hyderabad, they are not only being used, encroached for housing and agriculture purpose, but unfortunately most commercial establishments come up in the recent years, particularly in these routes, and they are minting money like anything, so which are pose a risk also for train operations. Can you kindly furnish the details and latest updated technology which are being used for this? Thank you. Minister.
Honorable Chairman, sir, Honorable Senior Member Dr. Lakshmanji has asked a very valid point. We are using two basic technologies. One is satellite technology and second the drone-based survey. And both these are producing maps which are then compared with the reference maps that we have for the entire network. And basis those reference maps, we are able to use AI and other algorithms to find out if any new encroachments have happened, and then we are able to take immediate steps. That's why practically fresh encroachment has significantly reduced or almost stopped. That is the situation. The problem is more of the encroachment which has been there for many decades now. That is one part. And second part of the question regarding the MMTS corridor, I would like to request Honourable Member that I can get the exact data of the corridors that he has asked and then share it with him. Fifth supplementary, Dr. Fawzia Khan ji. Thank you, sir. Sir, considering that only 0.21% of the land is out of the 4.99 lakh hectares, you are saying is encroached in your reply. Yet retrieval efforts over the past 5 years have yielded merely 33.67 hectares. What governance mechanism has the ministry developed to prioritize retrieval of encroached land in high-density urban corridors where such encroachments directly impede passenger safety infrastructure and station redevelopment? Sir, and what performance link incentive or penalty system has been introduced for zonal railways to accelerate lawful recovery while maintaining full transparency in the utilization of retrieved land for public welfare projects, along with a firm timeline for placing a zone-wise public dashboard on retrieval process before the Parliament? Sir, this is about encroached lands, but there is also a problem of unused land. There is so much of land that is lying unused. It may not be encroached. So, does the ministry have any thought on forming a study group and converging with other ministries to make schemes to utilize these lands for the benefit of people, for the welfare of people? Honourable Minister. The unused lands which Honourable Member has pointed out, we have created a very transparent mechanism and the results are visible. Over the last few years, we have been able to create a very transparent mechanism. We tried multiple ways. Railways has an authority called RLDA, Railway Land Development Authority. That authority was created many years ago, but somehow in between, during the UPA government, many steps were taken which were not very transparent. So practically that work almost got stopped. But in the recent times, very transparent methods have been created by which today in a very authentic tender-based mechanism where the lands are then used for commercial development or housing development. So those projects have come out very well. There is one project in Ludhiana I can share with Honourable Member where where a very large multi-story building has been constructed on the unused land. There are similar examples in Bengaluru, examples in Chennai, another example recently coming up in New Delhi area. There are in Bhubaneswar. In so many cities, the unused land is now very transparently auctioned or rather developed, in which there is a revenue share mechanism discovered through a tender process. And in the year 25-26, the current financial year, we are expecting about 900 crore rupees of revenue out of that. And this is going to increase significantly because of the way the program has been structured. But as I pointed out right in the beginning, Honourable Chairman, sir, most of the land of railways, the numbers look very large, but most of the land of railways, about 80% is along the tracks and about 5% is that safety margin. And after that, the land which is left, which is a very large number, that is the land which has been left for expansion of the railway network. And as you would have noticed, in the last many years, many new doubling, quadrupling, third line, these projects have been sanctioned by the government. And that is because, that is one of the reasons why
today railway is able to cater to so many passengers, especially at the people of the low income and middle income families. So today we are able to run about 80,000 special trains, and that is because we have been able to increase the capacity, and that is the thought process that we should try and preserve these lands and use that for expanding the railway network. Now question number 362, Dr. Ajit Madhav Rao Kopchade ji. प्रश्न संख्या 362। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। First supplementary, Dr. Ajit Madhav Rao Kopchade ji. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के किसान हितैषी प्रयासों की हृदय से मैं सराहना करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मराठवाड़ा जो पिछड़ा हुआ इलाका है, विशेषकर नांदेड़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बूंद अधिक फसल के विजन तथा महाराष्ट्र के गतिशील मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में मराठवाड़ा ग्रिड के माध्यम से बड़ी जल संपदा योजना भविष्य में क्रियान्वित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का कैंप कार्यालय करने हेतु परिसर उपलब्ध कराने की तत्परता को देखते हुए यह इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कैंप ऑफिस देने के लिए विचार रखती है क्या, ताकि मराठवाड़ा की कृषि प्रणाली में सुधार हो सके, क्योंकि यहाँ के किसानों को हैदराबाद में आना जाना मुश्किल हो रहा है। और माननीय मंत्री जी, ये इंस्टीट्यूट का विकसित तकनीक हमारे पूरे देश भर के किसानों में प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए भविष्य में हम कोई व्यापक कार्य योजना बना रहे हैं क्या? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन के वरिष्ठ और विद्वान सदस्य डॉक्टर अजीत माधवराव जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने जो हमारी शुष्क खेती से संबंधित है उसको उठाया है। माननीय सभापति महोदय, एक समय था जब हमारी सरकारों को अपनी जनता जनार्दन की खाद्यान्न की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता था गेहूं जैसी चीज भी, और PL 480 जैसा गेहूं खाने पर हम विवश और मजबूर थे। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अन्न के भंडार भरे हैं और चावल के उत्पादन में तो भारत चीन को पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 हो गया है। हरित क्रांति ने, माननीय सभापति महोदय, हमारा खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ाया, लेकिन हरित क्रांति के दौर में भी ड्राईलैंड अछूती रह गई थी, छूट गई थी। उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा सका था। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो हमारी शुष्क भूमि थी और जो देश की 48% है माननीय सभापति महोदय, जिसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया था, उसके और जहां की पूरी खेती वर्षा पर निर्भर थी, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में भी, महाराष्ट्र में भी, जैसा कि माननीय सदस्य पूछ रहे थे, सरकार की विशेष अनुसंधान और विकास पहलों के परिणाम स्वरूप ये ड्राईलैंड और वर्षा निर्भर क्षेत्रों में भी फसल उत्पादन में 82% की वृद्धि दर्ज की गई है। माननीय सभापति महोदय, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र के 23 जिले हमारे ड्राईलैंड वाले, शुष्क भूमि वाले हैं, और 33 जिले वर्षा पर आधारित है, आश्रित है। और उनमें छत्रपति संभाजीनगर, जलना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभणी, हिंगोली जैसे जिले भी आते हैं। महाराष्ट्र सरकार भी निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प के माध्यम से राज्य में जलवायु सहनशील गतिविधियों को निश्चित तौर पर बढ़ावा दे रही है। और माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार भी महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा की शुष्क भूमि है, वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकता में सुधार के विशेष प्रयत्न कर रही है। उनमें 808 उच्च उपज देने वाली हमारी जलवायु श्रेष्ठ फसलें की किस्में, और आपने जो कहा है कि
हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूट है वो इनके यहाँ मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बरानी खेती पर हैदराबाद में जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चलाता है, जिसके 28 केंद्र है। कृषि मौसम विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जिसके 30 केंद्र है, और नीकरा जिसके 220 केंद्र है, अलग अलग स्थानों पर देश में उसको संचालित करने का काम कर रहा है। और जो अलग अलग तकनीकी हमने विकसित की है, चाहे देश के वनरेबल एरिया में सूखा हो, बाढ़ हो, पाला, लू जैसी चरम परिस्थितियां हो, उनसे कैसे निपटा जाए इसमें मदद करता है। 448 जलवायु सहिष्णु गांवों का विकास भी किया गया है, और विभिन्न हितधारकों के साथ साझा जो हमने विकसित तकनीकें की है उनको 23 राज्यों के लिए बनाया गया है, जिसमें मराठवाड़ा भी शामिल है। क्रीडा ने माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको भी समाधान करने की कोशिश की है। शुष्क भूमि क्षेत्रों के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि की 86 तकनीकों का हमने विकास किया है, और ये सारी तकनीकी हम केवीकेज के माध्यम से प्रदर्शन करके विभिन्न पूरे देश के सभी इलाकों में किसानों के बीच इनको पहुंचाने का काम करते हैं। और विशेषकर जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से जो ज्यादा संवेदनशील जिले हैं उनमें हम विशेष रूप से प्रयास करते हैं। मराठवाड़ा में भी ये प्रयास किया जा रहा है, और उनके क्षेत्र में भी केवीकेज के माध्यम से, बाकी भी संस्थाओं के माध्यम से इन योजनाओं का निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है। मैं उनसे चर्चा करके वहां और कुछ अगर विशेष आवश्यकता होगी तो उसको भी पूरा करने का मैं प्रयत्न करूंगा। मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि ड्राई लैंड के किसानों के साथ भी सरकार, केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है। इन योजनाओं को हम ढंग से क्रियान्वित भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो विशेष प्रयास भी करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत माधवराव कोपचेडे जी प्लीज बी ब्रीफ। यस माननीय मंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमारे मराठवाड़ा नांदेड़ के लिए एक विशेष प्रयास करने का आपने भविष्य में योजना किया है। अभी आपके इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, मराठवाड़ा में आत्महत्याएं जो अभी 2014 के पहले से अभी बहुत कम हो रही है। सिर्फ मेरा ये आपसे कहना है कि मिट्टी वहां की पानी पकड़ती नहीं है, इसलिए ये जो विकसित तकनीक है आपके ड्राईलैंड इंस्टीट्यूट का, इसका जमीनी स्तर पर जो प्रभाव और किसानों की आय पर पड़े असर का हम नियमित मूल्यांकन करते हैं क्या और कैसे कर रहे हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज का आपने जो पूछा है, इसमें ड्राईलैंड पर ये गंभीर चुनौती हम किसानों को ये समस्या बन गई है। सभापति महोदय, मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, इससे निपटने के लिए आपके पास क्या पहल है? कृपा करके हम किसानों के लिए ये चीज आप विस्तार में बताएं, आपसे नम्र विनंती है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, हमने निश्चित तौर पर जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये यही सरकार है जो योजना बनाती भी है और मूल्यांकन भी करती है। हम थर्ड पार्टी से, माननीय सभापति महोदय, असेसमेंट कराते हैं। हमने जो योजनाएं आईसीआर क्रीडा के माध्यम से बनाई, उनका मूल्यांकन 2021 में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के द्वारा करवाया। 2026 में फिर संस्थान का तृतीय पक्ष मूल्यांकन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया, और दोनों बार ही जो जारी योजनाएं हैं मोदी सरकार ने बनाई है, उनके परिणाम बहुत सकारात्मक और सराहनीय रहे हैं। ये रिपोर्ट आई, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्तर पर विभिन्न तकनीकों के प्रभाव का जो मूल्यांकन किया गया, उसमें मौसम आधारित सलाह से औसतन 6000 रुपया प्रति एकड़ किसानों की आय में वृद्धि पाई गई। और उसके साथ साथ खेत तालाब जैसी, देखिए हमारी सरकार की नीति है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, पानी बह के जा ना पाए, इसलिए खेत तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, अलग अलग तरह की कई तकनीकों का इस्तेमाल करके पानी रोका है। इसके कारण भी किसानों की आय में, माननीय सभापति महोदय, खेत तालाब तकनीकी के कारण किसानों की आय में प्रति तालाब 73,895 रुपए की वृद्धि हुई है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 20 वर्षों में वर्षा आधारित कृषि में 2001 की अपेक्षा 2021 में खाद्यान्न उत्पादन में भी 82% वृद्धि
पाई गई है और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में इन तकनीकों के कारण जहां हमारे जो उत्पादन में योगदान हमारे शुष्क क्षेत्र का 29% था, वो बढ़ के 39% हो गया है और एकीकृत कृषि प्रणाली के हस्तक्षेप ने मौजूदा प्रणालियों की तुलना में प्रति हेक्टर 113 से लेकर 421% तक की वृद्धि की है। जहां तक माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान सदस्य ने पूछा कि और क्या विशेष प्रयास करेंगे। कई प्रयास माननीय सभापति महोदय हमारी सरकार निरंतर कर रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल्पनाशील मस्तिष्क है, जिसने ये तय किया कि हर बूंद का हम और बेहतर और ज्यादा उपयोग कैसे करें। हमने इसका प्रयोग किया। अभी माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और इस योजना में उन्हीं जिलों को हमने 100 जिलों को टारगेट किया है जहां सिंचाई की कम व्यवस्था है, जहां ऋण का प्रवाह कम है, या जहां पे फसल की सघनता कम है, उनमें भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो विकसित भारत जी राम जी योजना भी आई है, उसमें सर्वाधिक प्राथमिकता हमने उन कामों को दी है जो जल के संरक्षण का काम करेंगे। तो उस योजना के अंतर्गत भी पानी को रोक के और एक एक बूंद का हम ढंग से और सही उपयोग कैसे करें, ताकि जो ड्राई लैंड वाले हमारे किसान हैं, उनकी जो हमारी खेती है वो अच्छा उत्पादन दे सके, उस प्रयत्न को कर सके। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बना के उसमें भी किन किन तत्वों की कमी है ड्राई लैंड में भी, उसके हिसाब से जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतना ही केवल संतुलित उपयोग खाद का करें। हमने RKBY के अंतर्गत माननीय सभापति महोदय बरानी क्षेत्र विकास के लिए योजना बनाई, एकीकृत कृषि प्रणाली की, और उसमें तय किया इंटरक्रॉपिंग भी करें और एकीकृत कृषि प्रणाली में फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग दलहन की खेती, तिलहन की खेती, इसका इंतजाम भी किया है। और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी माननीय सभापति महोदय ये सरकार प्रयत्नशील है। और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी इसलिए बनाया है कि हम अपनी परंपरागत खेती को कम पानी में भी और बेहतर उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकें। तो एक नहीं अनेकों योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारी सरकार माननीय सभापति महोदय चला रही है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी। धन्यवाद सर। सर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज के लिए उनसे आस लगाते बैठते हैं मंत्री जी से, वो छोड़ के वो बाकी सब योजनाएं बता देते हैं जो हम नहीं चाहते सुनना, वो हम देखते हैं। जो सवाल हम पूछते हैं वो सवाल का जवाब ही नहीं आता कभी। इसलिए सर आपका संरक्षण चाहिए। सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ कि जिस मराठवाड़ा क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसी मराठवाड़ा क्षेत्र से मैं आती हूँ, बीड़ से। सबसे पानी का सूखा वहां है, सबसे आत्महत्या है हिंदुस्तान में। जो अभी बताया गया कि कम हो गई, कम नहीं हुई है, आत्महत्या बढ़ गई है। और ये जो रिपोर्ट कहता है, तो मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में गंभीर जलवायु अस्थिरता, अनियमित वर्षा और बढ़ती कृषि संकट को हम सामना कर रहे हैं। सर, ICAR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के द्वारा महत्वपूर्ण परामर्श किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में उसकी प्रत्यक्ष संस्थागत उपस्थिति अत्यंत सीमित है। तो क्या सरकार महाराष्ट्र विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र में पूर्ण विकसित CRIDA क्षेत्रीय केंद्र प्रस्थापित करने की कोई योजना कर रहा है? ये मेरा सवाल है स्पेसिफिक। और दूसरा, NICRA कृषि जो विज्ञान है, एग्रोमेट्रोलॉजी केंद्रों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मेरा स्पेसिफिक उत्तर है कि महाराष्ट्र में ही हमने जो ड्राईलैंड एरिया था, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसान थे, उनकी खेती में जो महाराष्ट्र के 23 जिले शुष्क भूमि वाले हैं और 23 वर्षा आश्रित जिले हैं, उनके लिए मैंने अभी विस्तार से बताया विशेष परियोजनाएं जिनको हम KVKH के माध्यम से भी किसानों के बीच निरंतर ले जाने का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से निरंतर ले जाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए 808 उच्च उपज देने वाली जलवायु सहिष्णु फसलें
जिनमें अनाज की 332 है, तिलहन की 122 है, दालों की 61 है, 198 रेशेदार फसलें हैं, गन्ना की 19 है, 8 अलग संभावित फसलें हैं। ये ड्राईलैंड के लिए हम करने का काम कर रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अभी आपको सामने निवेदन किया था, महाराष्ट्र सरकार भी राज्य में जलवायु सहनशील गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कृषि संजीवनी प्रकल्प लगातार चला रही है। वहां जहां हमारी श्रीमती पाटिल बहन जी विद्वान सांसद ने जो सवाल उठाया है, उत्पादकता और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए हमने जो 18 मुख्य, 1 उप और 9 स्वैच्छिक केंद्र हैदराबाद से संचालित जरूर होते हैं लेकिन इन इलाकों में बनाए हैं। 25 मुख्य और 5 स्वैच्छिक केंद्र भी देश भर में, जिनमें महाराष्ट्र में भी उपस्थिति है, उनको भी हम चलाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान को भी हमने वहां स्थापित करने का जो काम किया था, उससे भी निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है। मराठवाड़ा में पहुंच, परामर्श और क्षमता निर्माण के जो काम हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, उनमें किसानों को अलग अलग सलाह देने के 519, फसल के पूर्वानुमान के 258, फील्ड दिवस हमने 433, किसान मेले 37, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन 6577 किए हैं। माननीय सभापति महोदय, बाकी सारी योजनाएं, चाहे परड्राप मोरक्राप हो, चाहे रेनफेड एरिया की योजनाएं हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन हो, ये सब हम चलाने का काम कर रहे हैं। 4th सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। जय सोमनाथ सर, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि देश में कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने जिला स्तरीय अस्कपद योजना DLCP के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूल क्षमता बढ़ाने के लिए ICAR द्वारा की गई सिफारिशों पर संज्ञान लिया है क्या? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, जलवायु अनुकूल हमने कई किस्में, जैसा माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा, अनेकों किस्में विकसित करने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मोदी सरकार ने पिछले 10-11 वर्षों में 3236 जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास करने का काम किया है। यह अनुसंधान पहले कभी नहीं हुए। ICAR ने अलग अलग हमारी ऐसी किस्में जो कम पानी में पैदा होती है, जो विपरीत ज्यादा ताप में भी उत्पादन अच्छा देती है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, जो ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो भी अच्छा उत्पादन करती है, इसके विकास का निरंतर प्रयास किया है और उन किस्मों को हम किसानों के बीच में लेने का काम निरंतर माननीय सभापति महोदय करने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास हो या फिर हमारे ऐसे जिलों में जहां ज्यादा गर्मी के कारण या कम पानी के कारण अलग तरह की परिस्थितियां पैदा होती है, उनके लिए भी 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजना DSCP ये भी बनाई है और इन संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार NMSA के माध्यम से राज्यों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने का काम करती है। माननीय सभापति महोदय, NIDP के सहयोग से अत्यधिक मौसम की घटना, हीट वेव, कोल्ड वेव, ओलावृष्टि के प्रबंधन के लिए भी हमने दिशा निर्देश विकसित किए हैं और टिकाऊ कृषि के लिए भी राष्ट्रीय मिशन NMSA जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाकर काम कर रहा है और मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलते हुए जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए नई रणनीतियों का विकास और उनको क्रियान्वित करना। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 प्रमुख घटक हमारे हैं: वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास, खेत पर जल प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। हाल ही में सरकार ने जो विकसित जी राम जी योजना बनाई है, इसमें भी इन्हीं तीनों चीजों पर बल दिया गया है। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान नीरज डांगी जी। डॉक्टर फौसिया खान जी। Sir, thank you for this because I belong to Parbhani and
There are a lot of institutes that you have mentioned from Parbhani, including the university. सर, मैं वहाँ रहती हूँ और पिछले कई बरसों से रहती हूँ. इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी थी, वो खूबसूरत हरी भरी, आज बिल्कुल उजड़ गई है, कुछ नहीं है, वहाँ सूखा है. सर, वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपने जो साइंस प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स मेंशन करे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे, किसानों तक नहीं पहुँच रहे हैं. एक्सटेंशन इज वेरी पुअर. तो क्या होता है, जब किसान फसल लगाता है, एक को देख के दूसरा, सारे लोग एक ही तरह की फसल लगाते हैं और कीमतें गिर जाती है, जिसकी वजह से सर इसका परिणाम ये है कि किसानों का नुकसान होता है, आत्महत्याएं बढ़ती है. लेकिन एक्सटेंशन सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में अच्छे हों, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि वो किसान तक पहुंच ही नहीं रही है, क्षेत्र वही है लेकिन किसान डिप्राइव्ड है. माननीय सभापति महोदय, एक तो हमारे 731 केवीकेज हैं पूरे देश में. इन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम अलग अलग तरह की योजनाएं, अध्ययन और टेक्नोलॉजी और कृषि पद्धतियां किसानों को निरंतर पहुंचाने का काम करते हैं. राज्य सरकारें भी इस दृष्टि से अपने एक्सटेंशन के अमले के माध्यम से इन योजनाओं को और कृषि पद्धतियों को पहुंचाने का लगातार प्रयत्न करती है. माननीय सभापति महोदय, पिछले साल हमने इसलिए कि लैब में होने वाले रिसर्च, शोध, अनुसंधान, कृषि पद्धतियां, आधुनिक टेक्नोलॉजी सीधे लैब से लैंड तक पहुंचे, इसलिए एक विशेष अभियान चलाया था, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें सारे साइंटिस्ट, हमारे सारे वैज्ञानिक निकले थे और देश के लगभग 60,000 गांव में गए थे. राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी, क्योंकि कृषि, माननीय सभापति महोदय आप जानते हैं, राज्य का विषय, तो राज्य सरकार के अलग कार्यक्रम चलते हैं. उन कार्यक्रमों में भी केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग करती है. और अभी भी हम विकसित कृषि संकल्प अभियान राज्य जैसा चाहेंगे, राज्यों के सहयोग से हम चलाएंगे, राज्य लीड करे और केंद्र सरकार अपने वैज्ञानिकों का, कृषि विशेषज्ञों का, तकनीकियों को प्रदाय करके, जो आधुनिक तकनीकियां उनको पहुंचा के, उनके माध्यम से रिसर्च और अनुसंधान को पहुंचा के सीधे सही जानकारी और सही कृषि पद्धतियां किसान तक पहुंचाने का काम करेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 363, श्रीमान सतनम सिंह सांधू जी. थैंक यू सर. क्वेश्चन नंबर 363. ऑनरेबल मिनिस्टर. सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है. फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतनम सिंह सांधू जी. थैंक यू सर. मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिल्ट्स के साथ मिल्ट्स मिशन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं. उनके विजनरी लीडरशिप में मिल्ट्स को श्री अन्न का दर्जा देकर देश के किसानों को एक नई दिशा और नया सम्मान मिला है और अब मिलेट्स फ्यूचर के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमेट रेजिलिएंट और न्यूट्रिशनल क्रॉप के रूप में उभर के सामने आए हैं. चेयरमैन साहब, लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डेटा एक गंभीर इकोलॉजिकल वार्निंग देता है. एक किसान परिवार से आने के कारण मैं जमीनी हकीकत और जल संकट की गंभीरता को गहराई से समझता हूँ. पंजाब का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 50 लाख हेक्टेयर्स है, जिसमें से 40 लाख हेक्टेयर्स यानी कि 1 करोड़ एकड़ कल्टीवेटेड है और सर इसमें से 99% एरिया इरीगेटेड है. इस विशाल कृषि क्षेत्र में हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का पूरी तरह डोमिनेंस है. वीट पैडी साइकिल मिलाकर हमारे 75% से अधिक एग्रीकल्चर लैंड का उपयोग करता है. वीट पैडी को प्रति किलोग्राम हजारों लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पंजाब एक गंभीर वाटर क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है. स्थिति इतनी चिंताजनक है कि आज राज्य के 80% से अधिक ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स डार्क जोन यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेड कैटेगरी में आ चुके हैं. पंजाब के वाटर टेबल को बचाने और प्राइम मिनिस्टर साहब के श्री अन्न विजन को अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए क्या माननीय कृषि मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए और विशेषकर मिल्ट्स जैसे कम पानी वाली फसलों के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या कदम उठा रही? ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, मैं संधू जी का हृदय से आभारी हूं. एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण है, आज उन्होंने हमारे सामने उठाया है. माननीय सभापति महोदय, केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग के कारण, पानी के ज्यादा उपयोग के कारण
कई जगह हमारी जमीन की उर्वरता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। और जैसा कि उन्होंने अभी चिंता व्यक्त की है, पंजाब में भी हरित क्रांति के दौर से ही मैं एक तो पंजाब की किसानों का हृदय से आभारी हूं, उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से देश के अन्न के भंडार उन्होंने भरे और देश से भूखमरी मिटाने का काम सबसे पहले पंजाब ने किया। उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं, पंजाब को प्रणाम करते हैं, पंजाब के किसानों को प्रणाम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अत्यधिक उत्पादन के साथ साथ ऐसी वैरायटीज जिनमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है, और एक तरह से पहले कई तरह की फसलें होती थी, धीरे धीरे गेहूं और धान लगभग मोनो, मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, मोनोक्रॉप की तरफ पंजाब बढ़ा। पंजाब अकेला नहीं, देश के कई प्रदेशों में जहां पानी है, भाई ये स्थिति है कि ज्यादा पानी वाली फसलों के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण धरती की उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और इसलिए पंजाब में माननीय जैसा बता रहे थे, कई तरह की समस्याएं, मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, फास्फोरस और पोटेशियम का लेवल भी प्रभावित हो रहा है। पंजाब में सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्थिति की बात करें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो चिंता का विषय है। और इसलिए ये सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों काम कर रही है। एक, हम कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अनेकों तरह की योजनाएं लाए हैं, जिनके बारे में विस्तार से विवेचन का समय अभी नहीं है, लेकिन उनमें से एक प्रमुख चीज है श्री अन्न। माननीय सभापति महोदय, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और वर्षों पुराना हमारा खेती का इतिहास है। हमारे यहाँ श्री अन्न की खेती व्यापक पैमाने पर होती थी और हमारे संतों ने कहा, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाओ, मितभुक मतलब भूख से कम खाओ, और ऋतुभुक मतलब ऋतु के अनुकूल जो चीजें पैदा हो वो खाओ। गुरु नानक देव जी ने भी कोदरा जैसे श्री अन्न की उस समय बात कही थी, और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को समझा और श्री अन्न के पहली बार देश में विचार हुआ और श्री अन्न के लिए एक मिलेट्स मिशन बनाया। केवल देश के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि पूरा देश जानता है, ये हमारा मिलेट मिशन केवल देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बनाया। और उस मिलेट मिशन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, लगातार ये प्रयत्न हो रहा है कि हम मिलेट्स का उत्पादन बढ़ा पाएं। विविधीकरण के बाकी काम के लिए दलहन और तिलहन की खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री केवल भारत की बात नहीं करते, भारत विश्व बंधु भी है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। इसलिए दुनिया भी श्री अन्न की तरफ बढ़े, उसके लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं, योजनाएं बनाई गई है। और उसके कारण माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रारंभ बहुत अच्छा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में मनाया गया था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने और भारत के कई राज्यों, सभी राज्यों ने भाग लिया था। और उसके बाद हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के अंतर्गत श्री अन्न पर एक उप मिशन बनाया, और जिसका उद्देश्य पंजाब सहित पूरे देश में मिलेट के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। और प्रारंभिक रूप से अगर हम देखें तो माननीय सभापति महोदय, 21-22 और 24-25 के बीच जो मिलेट्स का उत्पादन 160 लाख टन था, बढ़ के 185.92 लाख टन हुआ है। इस अवधि में क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम फसल विविधीकरण के लिए भी बढ़ेंगे। और श्री अन्न का उपयोग भी, अब आप देख रहे हैं, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और अनेकों लोग अब श्री अन्न का उपयोग करने लगे हैं। तो श्री अन्न का उत्पादन भी बढ़ेगा और उपयोग भी बढ़ेगा। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतनाम सिंह साधु जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री महोदय का कि जब पंजाब की बात आती है तो ये पंजाब की संवेदनशीलता को समझते हैं और किसानों के बारे में बहुत ही सम्मान से बात करते हैं। और मैं इसलिए कि भी आभारी हूँ कि पंजाब के किसानों के माथे पे कलंक रखा गया था कि उन्होंने पोल्यूशन फैलाया, और मैंने देखा कि पिछले सेशन में माननीय मंत्री महोदय में आंकड़ों के साथ उसको भी स्पष्ट किया।
और आज फिर एक बार उन्होंने गुरु नानक साहब की कोदरे की रोटी की बात करके उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और मैं सर ये मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चलते हुए हमारी जो पैडी की फसल है उसकी इकोनॉमिक्स हमारे मिलेट्स के साथ नहीं मैच करती है। इसकी यील्ड कम होने की वजह से किसान कोदरे से पीछे हट रहे हैं, मिलेट्स से पीछे हट रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या हाई यील्ड वैरायटीज़ की रिसर्च के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारा काम किया है, आज भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ वो निकाल रही है, क्या वहाँ गुरु नानक साहब जिन्होंने सबसे पहले बात की थी 15वीं सेंचुरी में मिलेट्स को प्रमोट करने की, उनके नाम पे कोई रिसर्च सेंटर जो मिलेट्स के लिए वहाँ पे बनाया जा सकता है, जहाँ हाई यील्ड वैरायटीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए जा सकते हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि पॉल्यूशन के लिए केवल किसान जिम्मेदार कभी नहीं है। और मैंने पिछले सदन में भी ये कहा था, पिछले सत्र में भी ये कहा था, पंजाब के किसान खुद भी अब पराली प्रबंधन का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये बताना प्रासंगिक होगा कि मैं 27 नवंबर 2025 को पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कला गांव गया था और वहां मैंने देखा पंजाब के किसानों ने डायरेक्ट सीड राइस, मतलब राइस की डायरेक्ट सीडिंग, जिसमें पराली जलाई नहीं, सीधे उन्होंने जो बीज भरा उसकी रोपाई भी नहीं की, जीरो टिल की खेती वो वहां वो कर रहे थे। और आसपास के 6 गांव, आसपास के सारे गांव में ये प्रयोग फैल रहा है। और इसलिए चाहे पराली प्रबंधन का काम हो, चाहे नई पद्धतियां अपनाने का, चाहे जमीन की चिंता, ये पंजाब का किसान भी निरंतर कर रहा है। जहां तक माननीय संधू जी ने जो सवाल पूछा है कि इकोनॉमिक्स का, एक उन्होंने सवाल कहा है कि वो मिलेट, व्हीट और पैडी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको बड़ी विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूं कि श्री अन्न को हम बढ़ावा देने के लिए अनेकों कदम उठा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 15 से लेकर 25, 2015 से लेकर 2025 तक पंजाब में खेती के लिए उपयुक्त मिलेट्स की कुल 45 किस्में हाइब्रिड की जारी की गई है, जिनमें ज्वार की 9 है, बाजरा की 35 है, लिटिल मिलेट की 1 किस्म शामिल है। ये किस्में वर्तमान में बठिंडा, फाजिल्का, मानसा, मोगा, रूपनगर और संगरूर के पारंपरिक मिलेट्स के उत्पादक जिलों में उगाई जा रही है। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के माध्यम से किसानों को बीज के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। रियायती बीज वितरण भी उनको प्रदान किया जा रहा है, रियायती दरों पर बीज का वितरण भी किया जा रहा है। और पंजाब में जितनी आवश्यकता होती है NFSNM के तहत हम उतना मिलेट्स का बीज वहां भेजने का काम निरंतर करते हैं। जहां तक गुरु नानक देव जी के नाम पर उन्होंने बात कही, तो वो तो हम सबके पूज्य हैं। उन्होंने केवल देश को नहीं, सारी दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, रही प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम आज की जो समस्या है देश की और पंजाब की, उसका समाधान बेहतर ढंग से कर सकें। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान डॉक्टर जॉन ब्रिटास अवर्गल। Sir, the union government has been prodding, asking the states to shift incentives towards millets, pulses, oil seeds without guaranteeing price support or procurement. And in Kerala, sir, we have been giving a bonus for the procurement over and above the MSP because of the ecological situation and to promote paddy. The government of India has directed state of Kerala that you shouldn't give incentive to farmers. On the one count, you are not increasing the MSP. On the other count, whatever little money state is giving to the farmers, they want to stop it. Is it fair? You are sure about it? I am 100% sure. I will quote the communication dated 9th January 2026. No, you can put the question. If you are sure about it, you put the question. So, will the minister look into it, and will the minister allow the states
to give this bonus and also to ensure that, considering the peculiar status of Kerala, of high labor cost and also eco-fragile terrain, will you increase the MSP for Kerala? These two things, sir. You want to increase only for Kerala? How that is possible? Okay, anyway, Minister has to reply, please. माननीय सभापति महोदय, मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं। केरल में अभी चुनाव है, इसलिए कुछ ना कुछ तो उठाई देना चाहिए। लेकिन मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं। सवाल तो माननीय सभापति महोदय श्री अन्न का था। गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, बात श्री अन्न पे हो रही थी। अब श्री अन्न की दृष्टि से अगर देखें माननीय सभापति महोदय, तो ज्वार, बाजरा, रागी, इनकी एमएसपी विगत 5 वर्षों में 21-22 से 25-26 तक ज्वार की 35%, बाजरा की 23% और रागी की 44% बढ़ाने का काम इसी सरकार ने किया है। ये किसान हितैषी सरकार है। हम निरंतर काम कर रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, 11,52,820 मीट्रिक टन श्री अन्न को 24-25 के दौरान खरीदा भी गया है, अभी भी खरीदी जा रही है लगातार। और जहां तक धान का और गेहूं का सवाल है, मुझे कहते हुए गर्व है माननीय सभापति महोदय कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी धान की है, रिकॉर्ड खरीदी गेहूं की है। आप अगर इजाजत दें तो बहस हो जाए, मैं सारे आंकड़े सामने रख दूं। आप केवल बात करते हैं, हम कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। Yeah, what do you want to say? Tell. I asked the minister, the union government has asked the state. Sir, please. एक मिनट. Minister Saab, the union government has asked the state to discontinue the bonus that is being given to the farmers over and above the MSP. That is what I asked you. Will you withdraw that order? Will you allow the states to continue with the bonus? Because it doesn't affect your exchequer. That is a specific question. Yes. सभापति महोदय, पिछले वर्षों भी रिकॉर्ड खरीदी हुई है और आगे भी ये खरीदी जारी रहेगी। श्रीमान सतपाल शर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। श्री अन्न मिलेट कल्टीवेशन को लेकर ऑनरेबल मेंबर सतनाम जी ने पंजाब के विषय में प्रश्न पूछा है। अंडर NFSNM 25-26 के लिए पंजाब में 34,60,000 रुपया एनुअल एक्शन प्लान के लिए आवंटित हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर से संबंधित राज्यसभा सदस्य हूं। माननीय सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं, मिलेट्स के प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि एनुअल एक्शन प्लान में रखी गई है और जम्मू कश्मीर सरकार खुद इस विषय को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रही है? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विषय को इसका जवाब दें। मिनिस्टर। बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश का कोई भी राज्य हो, अपना देश अपनी माटी, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो या और कोई प्रांत हो, वहां श्री अन्न का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंजाब के बारे में वो कह रहे थे पंजाब में रखा गया। पंजाब ने पहले 2 साल तो उस राशि का उपयोग ही मांगी ही नहीं। हम देना चाहते तो उन्हें मांगी नहीं। चूंकि कृषि राज्य का विषय और ऐसी कोई भी योजना हम राज्य सरकार के साथ मिलकर ही चलाते हैं, राज्य सरकार के माध्यम से चलाते हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर ने जितनी राशि हमारी जो उप मिशन है श्री अन्न का, उसके अंतर्गत उप मिशन के नियमों के अंतर्गत मांगी है, हमने दी है। आगे भी जरूरत होगी तो और देंगे। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। एक तो मैं मंत्री जी से के पौराणिक ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जिस ढंग से वो पेश करते हैं, बात रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एक आध्यात्मिक और पौराणिक जो है महत्व उसका बताते हैं। श्री अन्न इन्होंने मिलेट्स का नाम दिया है, बड़ी अच्छी बात है, जिसमें बाजरा, ज्वार
और रागी आते हैं, इन्हीं का महत्व है। लेकिन जो चावल है वो भी तो श्री अन्न है, क्योंकि अक्षत हमारे पूजा पाठ में हजारों साल से इस्तेमाल होता आ रहा, प्रयोग होता आ रहा, तो अक्षत को भी श्री अन्न का दर्जा देना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि नॉर्थ इंडिया में सर सिर्फ जो मिलेट्स के नाम पे सिर्फ जो है ज्वार और बाजरा पैदा होता है, और रागी एक बहुत अच्छा जो है अन्न है जो निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद है हर एक के स्वास्थ्य के लिए। तो उत्तर भारत में रागी की पैदावार बढ़ाने के लिए मंत्री जी क्या क्या उपाय कर रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। एक तो माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रिय मित्र राजीव शुक्ला जी ने आज मेरे पौराणिक ज्ञान की बात कही है। मैं भारतीय सनातन संस्कृति का पुजारी हूँ, ये मेरे संस्कार है और हमें गर्व है, क्योंकि यही संस्कृति जो कहती है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये मेरी ही संस्कृति, मेरा देश है जो कहता है आत्मवत सर्वभूतेषु। ये पौराणिक ज्ञान की बात कही, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे मित्र हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति में कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, सिया राममय सब जग जानी, दूसरा कोई है ही नहीं। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया अयम निजम परोबेत्ति गणना लघु चेतसा मुदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये छोटे दिल वालों, ये सोच छोटे दिल वालों का है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और अपने प्रिय मित्र राजीव जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारत ने तो ये कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, राजीव जी का भी कल्याण हो। लेकिन माननीय सभापति महोदय, वो कह रहे थे कि अक्षत, वो कह रहे थे कि माननीय सभापति महोदय, राजीव जी कह रहे थे कि अक्षत श्री अन्न क्यों नहीं है। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं, अक्षत नाम अपने आप में इतना पवित्र है कि उसके आगे श्री अन्न श्री लगाने की जरूरत ही नहीं है। अक्षत के बिना तो काम ही नहीं चलता। राजीव जी तो जानते हैं, भगवान की पूजा करना हो, तिलक लगाना हो, आशीर्वाद देना हो, युद्ध में जाना हो, चुनाव में जाना हो, तिलक और अक्षत लगा के भेजते हैं। लेकिन रागी के बारे में आपने सवाल पूछा है, रागी का उत्पादन बढ़ाने के, रागी भी बहुत प्रमुख श्री अन्न है और इसलिए श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सब में रागी सम्मिलित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 364, श्रीमती सुलादा देव जी। For sir. Honorable Minister, and now first supplementary, श्रीमती सुलादा देव जी। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ये किया गया है इंटीग्रेशन, जो किसान होते हैं वो भागीदारी भी करते हैं और उनको फिर भाड़े पर भी खेत लेते हैं और जंगल जमी भी फिर चाष करते हैं, और कहाँ कितने किसान होते हैं जो एक्सप्लॉइट भी होते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से ये जानना है कि ये जो सब डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, इसमें रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन का कोई प्रबंधन है क्या? क्योंकि इसको अगर हम करेंगे तो कहीं पर भी बैठो तो ये सबके साथ सब जगह पर जमीन की जो स्टाटस है वो सबको मिल सकती है। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, लैंड रिकॉर्ड की बात हमारी विद्वान बहन सुलता देव जी ने की है। मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है, चाहे खेती हो, चाहे रेवेन्यू हो, हर लैंड का डिजिटाइजेशन का काम मोदी सरकार कर रही है। खेती में भी हम उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए, नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए भी पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। और जो रेवेन्यू लैंड की बात कही है, उसका भी डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, क्या सरकार के जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जहां भूमि अभिलेखों में गलती के कारण वास्तविक किसानों को डीबीटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि है तो उनमें सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या ऐसे किसानों के लिए कोई ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म है क्या? थैंक यू सर।
माननीय सभापति महोदय, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन सब तरह की अनियमितता को समाप्त करने के लिए ही प्रारंभ किया गया है। Now the statement by Minister correcting answer to the question, Dr. Jitendra Singh ji. Chairman sir.